जैसा कि आपको पता है कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी के लेवल हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो 3 लेवल हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, यानी कि जितने भी अलग-अलग बिजनेस रन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो जब उस सभी बिजनेस को फोकस करके जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जब बिजनेस लेवल पे अलग-अलग बिजनेस अपने-अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। वहीं पे जो पर्टिकुलर बिजनेस में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो डिपार्टमेंट वाले अपने लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केटिंग वाले अपना, अकाउंटिंग वाले अपना, एचआर वाले डिपार्टमेंट अपना जो बना रहे हैं स्ट्रेटजी, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन है, तो पेप्सिको की अलग-अलग चीजें हैं, जैसे पेप्सिको अमेरिका बेवरेज है, पेप्सिको अमेरिकन फूड्स है, पेप्सिको इंटरनेशनल है, तो अलग-अलग बिजनेस है पेप्सिको के। तो पेप्सिको के जो अलग-अलग बिजनेस है, उन सभी के लिए जब एक कॉर्पोरेट लेवल पे जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है, जो कि पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन बनाती है। अब पेप्सिको इन कॉर्पोरेशन के अलग-अलग बिजनेस हैं, जैसे कि अमेरिका बेवरेज हो गया, अमेरिका फूड हो गया और पेप्सिको इंटरनेशनल हो गया। तो जब अलग-अलग बिजनेस अपने लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, यानी कि पेप्सिको अमेरिका बेवरेज जो है वो अपने लिए स्ट्रेटजी बना रही है, पेप्सिको अमेरिका फूड जो है वो अपने लिए स्ट्रेटजी अलग बना रही है और पेप्सिको इंटरनेशनल अपने लिए अलग स्ट्रेटजी बना रही है। तो क्या हो गया, अलग-अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने बिजनेस वाले, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जब तीनों को फोकस करके कॉमन जो है पोर्टफोलियो जो होता है, कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। और फंक्शनल लेवल, यानी कि पेप्सिको अमेरिका बेवरेज के जो मार्केटिंग, एचआर और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। इसी तरीके से पेप्सिको अमेरिका फूड के जो बिजनेस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और एचआर डिपार्टमेंट है, वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो वो उनका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। वहीं पे पेप्सिको इंटरनेशनल के जो मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर डिपार्टमेंट है, वो अपना स्ट्रेटजी बनाए, तो वो उनका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पोरेट यानी कि सभी बिजनेस को एक साथ लेकर जब कोई डिसीजन लिया जाता है, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अलग अलग बिजनेस के लिए जब डिसीजन लिया जाता है, तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जो हर बिजनेस के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो क्या होती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। तो अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, जैसे कि ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं: स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव स्ट्रेटजी, यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके स्ट्रेटजी बनाती है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये स्ट्रेटजी ली जाती हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। इन्हीं को आगे हमको चल के पूरा डिस्कस करना है। वहीं पे बिजनेस लेवल पे 3 स्ट्रेटजी होती है: कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी। ये तीनों स्ट्रेटजी जो है कहाँ पे ली जाती है, बिजनेस लेवल पे जो है स्ट्रेटजीज ली जाती हैं। वहीं पे फंक्शनल लेवल पे आप देखेंगे प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आर&डी स्ट्रेटजी, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपने अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। तो आपको जो यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी। ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो कि आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कुछ स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद मैनेजिंग वेरियस प्रोडक्ट लाइन एंड बिजनेस यूनिट फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स से डील करते हैं, यानी कि बहुत सारे वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर मार्केटिंग कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो जब आईटीसी अपने सभी प्रोडक्ट्स लाइन के लिए, सभी प्रोडक्ट लाइन के लिए, सभी बिजनेस यूनिट के लिए जो है वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाती है, तो उसी को हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सभी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सिनर्जी अमॉन्ग न्यूमरस प्रोडक्ट लाइन एंड business units so that the corporate whole is greater than the sum of its individual business unit parts। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सभी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट्स के बीच में सिनर्जी लाने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से जो है वहाँ पर स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है, जिससे कि कॉर्पोरेट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स। कॉर्पोरेट डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होते हैं: ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करती है, यानी कि वो मर्जर करेगी, एक्वायर करेगी, वो डाइवर्सिफाई करेगी अपने आप को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है बिजनेस स्टार्ट करेगी, नए नए प्रोडक्ट लाइन्स को इंक्लूड करेगी, तो ग्रोथ करती है। क्लियर? तो वहाँ पर कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, एक्सपेंड करती है। वहीं पर दूसरा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। तो स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, कोई भी चेंजेस नहीं करती है अपने करंट एक्टिविटीज़ में। जो बिजनेस रन कर रही है, जिस प्रोडक्ट लाइन में है उसी प्रोडक्ट लाइन में रहेगी, उसी बिजनेस में रहेगी, कोई भी नया उसमें एडिशन नहीं करता है। वहीं पे तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि उसने जो भी ग्रोथ स्टेप किया था, कोई भी मर्जर किया हो, कोई एक्विजिशन किया था, तो वो फिर वो टर्न अराउंड कर जाती है। फिर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर वो डाइवर्स्ट कर देती है, लिक्विडेट हो जाती है। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी यानी कि रिड्यूस द कंपनीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, या तो रिड्यूस करेगी या तो कंप्लीटली बंद कर देती है।
तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं जिसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है ग्रोथ या फिर इसको हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। वहीं पे दूसरी जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और वहीं पर तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट और इंटीग्रेशन जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। ये स्ट्रेटजीज आती हैं जिसको हम अभी आगे सभी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वहीं पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में पॉज, प्रोसीड विद कॉशन, नो चेंज या फिर प्रॉफिट, ये 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है। वहीं पर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और सेल आउट एंड लिक्विडेशन या फिर जिसको हम बैंकरप्सी भी कहते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजी होती हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में। तो इन तीनों को ही हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आती हैं। इसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जैसा कि नाम बता रहा है कि क्या है, आप एक्सपेंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, ग्रोथ को जो है फोकस कर रहे हो, हाई ग्रोथ चाहिए आपको, तो क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना होगा। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट अटेम्प्ट्स टू अचीव ए हाई ग्रोथ एज कंपेयर टू इट्स पास्ट अचीवमेंट। जो भी पास्ट में आपके अचीवमेंट्स थे, जब उससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए होता है आपको, तो आप क्या सा स्ट्रेटजी अपनाते हो, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी होता है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी यानी कि क्या होता है कि आप किसी एक ही एरिया में फोकस करते हो। आप क्या करते हो, एक ही एरिया में फोकस करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दीज स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व ट्राइंग टू compete सक्सेसफुली विद इन ओनली सिंगल इंडस्ट्री। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में ही आप रहते हो और उसी इंडस्ट्री में जो है आप जो है सक्सेसफुली compete करना चाहते हो और अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बाकी किसी दूसरी इंडस्ट्री में आपने एंटर किया ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैकडी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, सपोज करिए कि कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है, पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफर करती थी स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल डीलिंग इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये क्या किया उन्होंने, सिंगल इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड किया। कैसे किया कि पहले वो सिंपल जो शेयर और डिबेंचर्स में काम करते थे, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी, वो शेयर और डिबेंचर्स से रिलेटेड काम करते थे, लेकिन अब क्या है, वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे रही है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। कंसंट्रेशन क्या किया है कि सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को ही उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह से मैकडी है, तो मैकडी की देखिए क्या है, बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज दे रहा है, चिकन बर्गर दे रहा है, यानी कि क्या है, मैकडी जो है उसी एफएमसीजी इंडस्ट्री में ही फोकस कर रही है, जो खाने वाली चीजें हैं उसी पे फोकस कर रही है और वही सारे अलग अलग डिशेस जो है वो अपने कस्टमर को दे रही है। तो आप क्या करो, सिंगल इंडस्ट्री पे फोकस करते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दीज आर ऑल्सो नॉन एज इंटेंसिफिकेशन और फोकस स्ट्रेटजी। तो हम इसको जो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिफिकेशन या फिर फोकस स्ट्रेटजी, यानी कि आप किसी एक ही इंडस्ट्री पे फोकस करते हो, तो वो फोकस स्ट्रेटजी कहलाता है। The objective of concentration strategy is to expand the organization present business। तो जो concentration strategy का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो प्रेजेंट बिजनेस है उसको हमें अपना एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हो, आप सेम इंडस्ट्री में जो अलग अलग टाइप के सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो उसने वो शेयर और डिवेंचर्स में डील करी थी, लेकिन अब उसने क्या किया कि अब साथ ही साथ स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आपका इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ये भी क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का टेक्निक है। इंटीग्रेशन नाम में क्लियर है कि इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ये क्या कर रही है, जोड़ रही है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि अपने बिजनेस को बढ़ाते हो एक दूसरे को जोड़कर। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और मर्जिंग विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपटीटर। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि हम एक्वायर कर लेते हैं, फिर मर्ज कर जाते हैं किसके साथ, अपने सप्लायर के साथ या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फिर कंपटीटर्स के साथ मर्ज कर जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। यानी कि आप जब सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर या कंपटीटर के साथ मर्ज कर जाते हो, एक्वायर कर लेते हो, तो आपका बिजनेस क्या होता है, और बड़ा हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ए ग्रोथ स्ट्रेटजी इन विच ए कंपनी इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स थ्रू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन विद इन इट्स इंडस्ट्री। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, जहां पे सेल्स और प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन करके, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन करके, फिर कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन करके किसी एक इंडस्ट्री में। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन इंडस्ट्री। आइए भाई हम इस चारों चीजों को देखेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमरेट और कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, इंटीग्रेशन कैन बी थ्रू एक्विजिशन और मर्जर। जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे किया जा सकता है, वो तो एक्वायर करके या फिर मर्जर करके। एक्विजिशन क्या हुआ, व्हेन वन फर्म्स टेक ओवर अनदर फर्म, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जैसे कि जब कोई एक फर्म जो है दूसरे फर्म को एक्वायर कर लेता है, उसको परचेज कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्विजिशन। यानी कि सपोज करके फर्म ए है और फर्म बी है, तो फर्म ए ने फर्म बी को एक्वायर कर लिया, तो फर्म ए के नाम से या फर्म बी भी जानी जाएगी। अब फर्म बी का नाम जो है डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पे मर्जर क्या होता है कि बट इफ ए न्यू फर्म इज क्रिएटेड बाय
कंबाइनिंग और मर्जिंग टू एग्जिस्टिंग फर्म इट इज कॉल्ड मर्जिंग, यानी कि फर्म ए और फर्म बी जब दोनों कंबाइन होकर कोई दूसरी नई कंपनी नया ब्रांड नेम चूज करते हैं तो उसको कहते हैं मर्जर कहते हैं, ठीक है। तो मर्जर करके आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, या फिर आप एक्वायर करके भी क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो विद इन इट्स इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी कौन कौन सी है? तो पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो। वहीं पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप एक्विजिशन, मर्जर और एक और होता है स्ट्रेटजिक अलायंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रेटजिक अलायंस ही हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का टेक्निक होता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, तो आपने नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी वैल्यू चेन प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल सप्लायर होता है जो कि रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बाद उसकी मार्केटिंग और सेल्स होते हैं, फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज होते हैं। तो मार्केटिंग सेल्स में जैसे कि आपके होलसेलर, रिटेलर हो गए, वहाँ पे ऊपर रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है। तो जब आप क्या करते हो, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल ऑर्डर हो गया, रॉ मटेरियल से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसके साथ, आप सपोज करके आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जो है होलसेलर के साथ या रिटेलर्स के साथ जो है आप क्या कर रहे हो, जो मार्केटिंग और सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप जो है उनके साथ इंटीग्रेशन कर ले रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो, उनको एक्वायर कर ले हो फिर या उनको मर्ज कर ले रहे हो। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि अपने आगे वालों को आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हो। आप मैन्युफैक्चर हो, आप प्रोडक्ट बना के किसको दोगे, होलसेलर को, होलसेल से रिटेलर को, रिटेलर जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और क्या कहते हैं मार्केटिंग सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है जो मार्केटिंग और सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो आपने उनके साथ इंटीग्रेट कर लिया, फिर उनको एक्वायर कर लिया, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वहीं पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, आप पीछे वाले से इंटीग्रेशन कर रहे हो, यानी कि जो आपको सप्लायर कर रहा है रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उसको जो है एक्वायर कर ले, या फिर उसको जो है उसके साथ मर्ज हो जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप मैन्युफैक्चर हो, आप अपने ऊपर वाले से मर्ज कर रहे हो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप अपने आगे वाले से मर्ज कर रहे हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। और वहीं पे बैलेंस्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, जब आप अपने एक पीछे वाले से भी मर्ज कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, वहीं पे आगे वाले से भी मर्जर या इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसको हम बैलेंस्ड इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो नॉर्मली आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हो गया कि जब अपने आगे वाले, यानी कि जो आपके आगे जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर पीछे वाले यानी कि आपको जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स दे रहे हैं, उनके साथ जब आप इंटीग्रेशन या फिर मर्जर कर लेते हो तो उसको क्या कहलाता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। वहीं पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन तो आप समझ गए कि आप रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या कमोडिटी प्रोड्यूसर के साथ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। वहीं पे जब मैन्युफैक्चर किसी दूसरे मैन्युफैक्चर के साथ इंटीग्रेशन करता है फिर मर्जर करता है तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, तो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, ए है, तो ए मैन्युफैक्चर वो बी के साथ और सी के साथ इंटीग्रेशन कर ले रहा है या फिर मर्जर कर ले रहा है, एक्वायर कर ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। याद रखिए यहाँ पे क्या है, सेम इंडस्ट्री में हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम इंडस्ट्री में होता है, यानी कि एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, वो दूसरे जूता बनाने वाली फैक्ट्री को एक्वायर कर ले रही है, फिर मर्ज हो जा रही है उसके साथ, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज क्या है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप अपने आप के अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी फैला रहे हो। ये भी क्या है, एक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का टेक्निक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टू एंटर इनटू अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन और न्यू सर्विस और न्यू मार्केट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लेते हो, कोई नई सर्विस देना स्टार्ट कर दो, फिर किसी नए मार्केट में आप इंटर कर जाते हो, तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कर रहे हो कुछ नया, आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे थे, एग्जिस्टिंग मार्केट में हो, आप वहां से बाहर निकल के कोई दूसरा प्रोडक्ट या फिर कोई दूसरा मार्केट आप सिलेक्ट कर लेते हो, मार्केट में दूसरे मार्केट में एंटर कर जाते हो, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। द जनरल स्ट्रेटजी इंक्लूड, तो डाइवर्सिफिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है, वहीं पे कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन सेम है, जैसे कि आपने हॉरिजॉन्टल और इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा। यहाँ पे हम देखेंगे कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो ईच स्ट्रेटजी फोकस ऑन ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो ये जो भी स्ट्रेटजी है वो किस पे फोकस करता है, डाइवर्सिफिकेशन पे। वन ऑफ द फोर मेन ग्रोथ स्ट्रेटजी डिफाइंड बाय इगोर एंसॉफ इन द एंसॉफ मैट्रिक्स। तो एंसॉफ मैट्रिक्स जो कि आइगर एंसॉफ ने बनाया था, उसमें से एक स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, जो कि ये आपके सामने है। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एंसॉफ मैट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो आपके नेक्स्ट यूनिट में है। तो कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आप समझ गए कि जब अपने अपने बिजनेस को आप डाइवर्सिफाई करते हैं, नहीं फैला रहे हैं, यानी कि आप नए नए चीज़ें, नए नए मार्केट में जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड, यानी कि जब आप
कोई सेम प्रोडक्ट जो आप अभी बना रहे हो, जो अभी आप जिस मार्केट में हो या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उससे मिलता जुलता ही मार्केट में आप चाहे एंटर करते हो या फिर उससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट आप बनाना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम कहते हैं कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन ऑकर व्हेन ए कंपनी enters a new market with a new product that is technologically similar to their current product, यानी कि टेक्निकली जो उनका करंट प्रोडक्ट होता है उससे वो सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ नया मार्केट होता है, कुछ ना कुछ उसमें नया प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एंड देयरफॉर आर एबल टू गेन सम एडवांटेज बाय लेवरेजिंग थिंग्स लाइक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, टेक्निकल नो हाउ एंड समटाइम्स इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा हो जाता है उनको कि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है उसके इंडस्ट्री के बारे में, उसके टेक्निकल नॉलेज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसीलिए जब कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये रिस्क इसमें कम होता है। तो concentric diversification can be beneficial if sales are declining for one product, as loss in revenue can be offset by a rise in sales of other product। तो concentric diversification में फायदा होता है कि अगर आपका कोई जो प्रोडक्ट अभी करंटली है, अगर उसमें कहीं लॉस हो रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो दूसरे के प्रॉफिट से। तो concentric diversification में भी मार्केटिंग रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यानी कि जब भी आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिलेटेड होता है किससे, या तो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। नया प्रोडक्ट होगा, नया मार्केट होगा, लेकिन क्या होगा वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो अभी आप कर रहे हो या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है। तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख ले उषा, ये क्या है, पहले सेविंग मशीन बनाती थी उषा कंपनी जो है, लेकिन बाद में इसने क्या किया, होम अप्लायंस भी बनाना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, टेक्नोलॉजी सेम है, मशीन है, मशीनरी से रिलेटेड है, होम अप्लायंस में भी दे रहा है, तो वो भी क्या है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं पहले डेल जो कंपनी थी या फिर बहुत सारी कंपनीज थी जो कि डेस्कटॉप बनाती थी, अब वो क्या कर रही है, वो लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये भी क्या हो गया, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। द एडिशन ऑफ टोमेटो केचप एंड सॉस टू मैगी, ये भी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है कि मैगी जो है पहले नूडल्स बनाती थी, लेकिन अब उसने साथ ही साथ टोमेटो केचप और सॉस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, रिलेटेड है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट यानी कि अनरिलेटेड, सिंपल सा है, कंसेंट्रिक यानी कि रिलेटेड और कॉन्ग्लोमरेट यानी कि अनरिलेटेड, यानी कि जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि नया है, ऐसा मार्केट में एंटर करते हो जो कि नया है, आपसे आपके लिए पूरा के पूरा वो क्या है, नया है, अनरिलेटेड, अभी तक जो आप बिजनेस करते हो उससे रिलेशन कोई नहीं है, तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। इफ यू आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू कंप्लीटली न्यू मार्केट विद अनरिलेटेड प्रोडक्ट टू रीच ब्रांड न्यू कस्टमर बेस, दिस इज नॉन एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अनरिलेटेड, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि जो अभी एग्जिस्टिंग आप बिजनेस कर रहे थे उससे बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, जो भी जिस मार्केट में आप जाने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो। द टर्म कॉन्ग्लोमरेट refers to a single corporate group operating multiple business entities within entirely different industries। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप जो है एंटर कर जाते हो। ठीक है, आप पहले एफएमसीजी मार्केट में थे, आप चले गए टेलीकम्युनिकेशन मार्केट इंडस्ट्री में, फिर टेलीकम्युनिकेशन से आप होटल इंडस्ट्री में चले गए, होटल से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चले गए, तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप जो है अपना जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हो। इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि टाटा है, तो टाटा में आप देखेंगे टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, टाटा स्टील में भी है, टाटा मोटर इंडस्ट्री में, टाटा होटल्स में है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरह से आईटीसी का देखिए, तो आईटीसी शुरुआत हुई थी सिगरेट से, टोबैको कंपनी है, तो सिगरेट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये होटल इंडस्ट्री में आया, पेपर एंड पैकेजिंग में आ गया, एग्री बिजनेस में भी आ गया है। तो ये इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नाम से ही क्लियर है कि स्टेबल हो जाना, यानी कि कोई भी चेंज आप यहाँ पर अपनी कंपनी की एक्टिविटीज में नहीं करते हो। क्लियर। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, आपने सभी ने सुना होगा, इन्होंने क्या किया, इट हैज कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इट्स वेरियस प्लांट्स रेदर देन गोइंग फॉर एक्सपेंशन। तो इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जहाँ जहाँ पे इनकी प्लांट्स थी उस पर जो है इन्होंने फोकस किया, एक्सपेंड नहीं किया। तो ये क्या है, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है, यानी कि आपकी जो करंट पोजीशन है आप उसको जो है एफिशिएंट करिए, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाइए, ना कि एक्सपेंड करिए। तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है। तो कंटिन्यूइंग इट्स करंट एक्टिविटीज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन डायरेक्शन, तो आप जो है कोई भी
डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं लाते हो, बल्कि जो आपकी करंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को कंटिन्यू करते हो, उसी को इम्प्रूव करते हो, तो वो चीज़ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है। दे आर वेरी पॉपुलर विद स्मॉल बिजनेस ओनर्स हु हैव फाउंड ए नीच एंड आर हैप्पी विद देयर सक्सेस एंड द मैनेजेबल साइज ऑफ देयर फर्म्स। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नॉर्मली उनके द्वारा अपनाया जाता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस रन कर रहे होते हैं और जो अपने साइज ऑफ फर्म से जो है हैप्पी होते हैं। उनको लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा बड़ा हम नहीं संभाल पाएंगे, अब ये जो हम हमारा बिजनेस है इस वक्त इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस अब हमें नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, उनको जितना चाहिए होता है और वो आसानी से उसको मैनेज कर लेते हैं। भाई आपने एक्सपेंड किया, पता चला आप मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग आगे उसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, जो करंट एक्टिविटीज़ होती है उसी को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज स्मॉल बिजनेस द्वारा जो है नॉर्मली फॉलो किया जाता है और एक तरीके का शॉर्ट रन है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कैन बी वेरी यूजफुल इन द शॉर्ट रन, बट दे कैन बी डेंजरस इफ फॉलोड फॉर टू लॉन्ग। तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है वो शॉर्ट रन में तो सही है, लेकिन अगर लंबे समय तक आप स्टेबल हो जाते हो, कोई भी चेंज नहीं लाते हो, कोई भी एक्सपेंशन नहीं करते हो, तो उस केस में फिर कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नॉर्मली शॉर्ट रन में अपनाया जाता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज में तीन इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक्स होते हैं, थ्री पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं स्टेबिलिटी के अंदर। कौन कौन सा? पहला पॉज एंड प्रोसीड विद कॉशन, दूसरा है नो चेंज और तीसरा है प्रॉफिट स्ट्रेटजीज। तो पॉज एंड प्रोसीड विद कॉशन, तो नाम से क्लियर है, पॉज एंड प्रोसीड, रुको चलो, चलो रुको, रुको चलो। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि सिचुएशंस का वेट करती है, जब उसको लगता है कि हाँ अब फेवरेबल सिचुएशन हो गया है तब वो कुछ जो है आगे अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करती है, वरना फिर वो क्या करती है, रुक जाती है, कोई भी एक्टिविटीज़ में चेंजेस नहीं करेगी। जब उसको लगेगा सेफ है तो चेंज करेगी। सपोज कि आपने कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट ए, उस प्रोडक्ट ए को लॉन्च करने के बाद वो क्या करती है, रुक जाएगी। अब कोई नया प्रोडक्ट लाइन कोई नई इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, जब तक प्रोडक्ट ए जो है सक्सेसफुली रन कर नहीं लेगा तब तक वो कोई भी एक्टिविटीज़ में चेंज नहीं करेंगी, एक्सपेंशन नहीं करेंगी, ना ही रिट्रेंचमेंट करती है। तो पॉज एंड प्रोसीड यानी कि सेफली जो है आप अपना काम करते हो, एक काम कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब दूसरे पे हाथ लगाओगे। तो पॉज प्रोसीड विद कॉशन, ए वेरी डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू मेक ओनली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट अंटिल ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सिचुएशन चेंजेस। तो जब तक कि कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सिचुएशन में चेंज नहीं होता है तब तक आप क्या करोगे, सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करोगे, बाकी कोई भी बड़ा चेंज नहीं करते हो। इट इज टिपिकली कंसीव्ड एज अ टेम्पोररी स्ट्रेटजी टू बी यूज्ड अंटिल द इन्वायरमेंट बिकम मोर हॉस्पिटेबल और टू इनेबल अ कंपनी टू कंसोलिडेट इट्स रिसोर्सेज आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रैपिड ग्रोथ। तो ये क्या है, एक इसको हम टेम्पोररी स्ट्रेटजी मानते हैं। पॉज एंड प्रोसेस क्या है भाई, टेम्पोररी है ना, थोड़े समय के लिए रुक गए, फिर उसके बाद फिर आगे आप चलना स्टार्ट कर देते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज कि कोई कंपनी है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। अब अचानक से इतना ज़्यादा ग्रो कर गई तो अब उसको क्या है कि उसको रुकना पड़ेगा, उसको जो है नए नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उन सभी कस्टमर को डील कर पाएगी। भाई बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया मार्केट में, तो फिर आपको जो है अपने आप की जो कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। तो पॉज एंड प्रोसीड, क्लियर। या फिर आपका जो है कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपकी जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आप रुक जाइए। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाए, तब जो है फिर उसके बाद फिर अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करिए, फिर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंप्रूव करिए, इंक्रीज करिए। तो पॉज एंड प्रोसीड, रुको देन चलो, जब सिचुएशन सही हो जाए तो चलो, क्लियर। तो एग्जांपल के तौर पे एक केस था कि डेल का। तो स्ट्रेटजी इसमें क्या था कि ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज में पॉज एंड प्रोसीड वाली स्ट्रेटजी थी, ये डेल द्वारा अपनाई गई थी। दिस वाज द स्ट्रेटजी डेल फॉलोड आफ्टर इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी हैड रिजल्टेड इन मोर ग्रोथ देन इट कुड हैंडल। तो डेल स्ट्रेटजी ने क्या किया था, पहले ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाया, उन्होंने जो है अपने आप को एक्सपेंड किया तो उनकी क्या है, उनकी जो ग्रोथ थी वो 285% हो गई इन 2 ईयर्स, 2 साल में वो 285% ग्रो कर गए। डेल ने जब ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाया तो वो 285% जो है वो ग्रो कर गए। तो अब जो है इसको हैंडल करना टफ हो गया, इस ग्रोथ को हैंडल करना डेल के लिए टफ हो गया। इट कुड नॉट कीप अप विद द नीड ऑफ 2 बिलियन 5600 एम्प्लॉय कंपनी सेलिंग पीसीज इन 95 कंट्रीज। तो अब क्या है, उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई डेल कंपनी ने, तो 2 बिलियन और
5,600 एम्प्लॉय की कंपनी 95 देशों में पीसी सेल करना उनके लिए टफ काम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, वो स्टॉप हो गए, पॉज हो गए। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने पॉज किया, रुके। डेल डिड नॉट गिव अप ऑन इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, इट मेयरली पुट इट टेम्पोरली इन लिम्बो अंटिल द कंपनी वॉज एबल टू हायर न्यू मैनेजर्स, इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड बिल्ड न्यू फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई, ग्रोथ स्ट्रेटजी से इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है टेम्पोरली स्टॉप कर दिया। जहाँ पे भी उनकी करंट एक्टिविटीज़ थी वहीं पे वो रुक गए। उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटजी को एक तरीके से टेम्पोरली स्टॉप कर दिया। उन्होंने फिर अपने यहाँ पे नए मैनेजर्स को इम्प्रूव किया, स्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव किया, नई नई फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया और वहाँ पे बिल्ड किया, और उसके बाद फिर से जो है उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी, क्लियर। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी है नो चेंज स्ट्रेटजी। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आप कोई चेंज करते ही नहीं हो। ए डिसीजन टू डू नथिंग न्यू, कुछ भी आप नया नहीं करोगे, क्लियर। ए चॉइस टू कंटिन्यू करंट ऑपरेशन एंड पॉलिसीज फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी कि आप देख लेते हो कि फ्यूचर में अच्छा खासा चलने वाला है, तो आप क्या करते हो कि जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर करंट ऑपरेशन है उसी को आप कंटिन्यू करते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हो। एन इंडस्ट्री फेसिंग लिटिल और नो ग्रोथ इंकरेजेस द कंपनी टू कंटिन्यू ऑन its current course, making only small adjustment for inflation in its sales and profit objective। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर उसमें लग रहा है कि उस इंडस्ट्री में अब कोई ज़्यादा ग्रोथ होने वाला नहीं है, फिर थोड़ा मोटा ग्रोथ ही होने वाला है, तो उस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज होंगी वो अपने करंट कोर्स को ही जो है कंटिन्यू करेंगी, करंट एक्टिविटीज़ को ही वो कंटिन्यू परफॉर्म करेंगी, वो कोई भी एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगी, ठीक है। बस इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो उसको करेंगे, बाकी वो कोई भी चीज़ें एक्सपेंड नहीं करती, ग्रोथ स्ट्रेटजी वहाँ पे वो अपनाती नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई आगे ग्रोथ है ही नहीं। जब ग्रोथ है ही नहीं तो एक्सपेंशन करके क्या फायदा, क्लियर। मेनी स्मॉल टाउन बिजनेस फॉलो दिस स्ट्रेटजी बिफोर वॉलमार्ट मूव इनटू देयर एरियाज एंड फोर्स देम टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी। तो वॉलमार्ट आप सभी ने सुना होगा कि एक रिटेल इंडस्ट्री है वॉलमार्ट, जो कि हर सिटीज़ में जो है अपना ये ब्रांचेज ओपन कर रही हैं और जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। तो बहुत सारे जो स्मॉल टाउन बिजनेसेस थे वो क्या थे, वो निश्चिंत थे कि भाई अब तो मेरा दुकान सेटअप हो गया, मेरे बहुत सारे कस्टमर बन गए हैं, हमारा जो है अपना बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन फिर वॉलमार्ट आया और उसी तरीके से अब आप देखते हो कि बहुत सारे रिटेल शॉप्स ओपन हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोग नो चेंज स्ट्रेटजी अपनाकर बैठे थे उनको जो है मजबूर किया, और उनको मजबूर किया कि वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे। वरना क्या था कि भाई आपने एक अच्छा सा दुकान खोल लिया अपने शहर में और आपका शहर में दुकान चल रहा है, लेकिन पता चला कि उसी शहर में और लोग भी आपने दुकान अपना फ्रेंचाइजी आकर ओपन कर लेते हैं, तो उस केस में फिर आपको जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। तो नो चेंज स्ट्रेटजी नॉर्मली जो स्मॉल टाउन बिजनेस होते थे वो अपनाते थे, लेकिन उनको भी जो है चेंज करना पड़ जाता है जब कोई बड़ा बिजनेस या फिर कोई दूसरा बिजनेस वहाँ पे उनके एरिया में आ जाता है। तो नो चेंज स्ट्रेटजी यानी कि जो करंट आपका बिजनेस है, जो करंट सिचुएशन है, करंट कोर्स ऑफ एक्शन है, वही आप कंटिन्यू करते हो, कोई भी ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाते नहीं हो। वहीं पे जो तीसरा है दैट इज प्रॉफिट स्ट्रेटजी। देखिए प्रॉफिट स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि आप जो है ग्रोथ करके खूब प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं, यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो आप जो है एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ नहीं करते हो, लेकिन जो करंट कोर्स ऑफ एक्शन है, करंट सिचुएशन है, उसी में से जो है आप प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करी, यानी कि वो लॉस में जा रही है, तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपना ले, यानी कि कोई एक अपना प्रोडक्ट लाइन बंद कर दे, या फिर किसी के साथ मर्जर किया था वो डिमर्ज कर ले, या फिर जो है वो अपने आप कंपनी सेल ऑफ कर दे, लिक्विडेट कर दे, या फिर बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन इस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी से बेटर है कि वो इस प्रॉब्लम को फेस करे और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करे। इट इज़ ऑफन बेटर टू फेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली बाय चूजिंग अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, यानी ये नहीं कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आई तो आपने कंपनी ही बंद कर दी, ऐसा नहीं, उसको फेस करिए, उसको प्रॉब्लम को फेस करिए, डायरेक्टली फेस करिए। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी की प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को कम करिए, R&D पे जो पैसा लगा रहे हो उसको कम कर दीजिए, एडवर्टाइजिंग पे कम खर्चे करिए, यानी कि जो आपका करंट एक्टिविटी है उसमें रिडक्शन लाइए। ये नहीं कि आप कंपनी ही बंद कर देंगे, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, नहीं, आप जो करंट खर्चे हैं उसको रिड्यूस करिए। एन अटेम्प्ट टू आर्टिफिशियली सपोर्ट प्रॉफिट व्हेन ए कंपनी सेल आर डिक्लाइनिंग बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स। तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, उनको रिड्यूस कर दीजिए। तो बट ऑब्वियस होता है कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता दिखेगा या फिर प्रॉफिट होते दिखेगा। इन्वेस्टमेंट कम करोगे
करोगे और प्रॉफिट जितना सेल्स आपका पहले हो रहा था उतना ही हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट में हैं। तो मैनेजमेंट डिफर इन्वेस्टमेंट एंड और कट्स एक्सपेंसेस, यानी कि R&D पे जो खर्चे हो रहे थे, मेंटेनेंस पे जो खर्चे किए जा रहे थे, एडवर्टाइजिंग पे जो खर्चे किए जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करती है, कट कर देती है, फिर रिड्यूस कर देती है, जिससे कि लगता है कि हाँ हमारा प्रॉफिट अभी हो रहा है। क्लियर? तो इट में इवन सेल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन फॉर द कैश फ्लो बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट स्ट्रेटजी में कि एक कोई अपना प्रोडक्ट लाइन भी आप जो है बंद कर सकते हो। आप 4-5 प्रोडक्ट लाइन को डील करें तो एक कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है मार्केट में एडजस्ट करोगे, आप मार्केट में प्रॉब्लम को, सिचुएशन को फेस कर सकते हो। आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने की या अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉफिट स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर प्रॉफिट स्ट्रेटजी यानी कि आप अपने खर्चे को कम करिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको रिड्यूस कर दीजिए, तो आप जो है आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट में हैं। ये जो प्रॉफिट स्ट्रेटजी है ये टेम्पोरली होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। द प्रॉफिट स्ट्रेटजी इज यूजफुल ओनली टू हेल्प अ कंपनी गेट थ्रू अ टेम्पोरली डिफिकल्टी, यानी कि थोड़ा मोट कहीं पे सेल डिक्लाइन होने लगा है, डिफिकल्टी आ गई है, तो उस केस में जो है प्रॉफिट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जहां पर आप जो है अपने एक्सपेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट को कम करके जो है उस सिचुएशन को डील करते हैं। इस टिपिकली टॉप मैनेजमेंट पैसिव शॉर्ट टर्म एंड ऑफन सेल्फ सर्विंग रिस्पॉन्स टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये क्या है, नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जो है शॉर्ट रन में, शॉर्ट टर्म में जो है ये डिसीजन लेती है कि कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट को कम कर दें, या फिर जो है एक्सपेंसेस को कम कर दें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो बना रहे। तो दैट इज प्रॉफिट स्ट्रेटजी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो गए, पॉज एंड प्रोसीड, दूसरा है नो चेंज और तीसरा है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।